बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो आज हम बायो का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यानी हम इस चैप्टर में देखेंगे कि प्लांट्स जो हैं, जो वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, यानी रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। री का मतलब क्या होता है? दोबारा। री हम कहते हैं दोबारा से कुछ करना, उसको हम कहते हैं री। जैसे रिपीट होता है, किसी चीज़ को दोबारा करना, रिपीट करना। तो और प्रोडक्शन होता है प्रोड्यूस करना, बनाना, जनरेट करना, यानी कि बनाना। तो प्लांट्स जो है वो अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग्स यानी अपनी नई जनरेशन को कैसे बनाते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, उसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन की टाइप्स क्या क्या हैं, फिर उन डिफरेंट टाइप्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम प्लांट्स की रिप्रोडक्शन को डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले ना यहाँ पे आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनिशन बताई हुई है कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म, ये डेफिनिशन है रिप्रोडक्शन की, कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म जो है ना वो नए ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। यानी एक जानदार उस प्रोसेस से क्या बनाएगा, एक नया जानदार बना देगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। कैसा ऑर्गेनिज्म? ऑफ देयर ओन काइंड, यानी अपनी ही किस्म का, अपनी ही टाइप का नया ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन हो रही है, बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन, तो ऐसा तो नहीं है ना कि बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन से पोटैटो बन जाएगा। बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन होगी तो बैक्टीरिया ही बनेगा ना, यानी अपनी ही काइंड के ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, अपनी ही किस्म के ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, वो अपनी ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। अच्छा, अब रिप्रोडक्शन की ना हमारे पास दो टाइप्स हैं। वो दो टाइप्स आपके इस चैप्टर में डिस्कस होंगी बहुत डिटेल से। एक हमारे पास होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक हमारे पास होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ना यहाँ से आपके पास डेफिनेशन बताई हुई है और ये भी इसका एक पॉइंट है, ये आपने पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ तक याद करना है अच्छी तरीके से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिसके अंदर क्या चीज नहीं होती, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स का क्या मतलब होता है? गैमीट्स होते हैं मेल और फीमेल गैमीट्स, यानी मेल और फीमेल जो सेल्स होते हैं ना, जो गैमीट्स होते हैं। जैसे मेल गैमीट हमारे पास क्या होता है, जैसे ह्यूमंस में स्पर्म होता है ना, और प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, पोलन होते हैं मेल गैमेट्स। जो पोलन जो प्लांट्स के ना फ्लावर के होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर होते हैं पोलन्स, जो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाते हैं और उसकी वजह से क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है। और फीमेल गैमेट्स क्या, एग्स होते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में जो फीमेल्स उनमें एग्स होते हैं, और जो प्लांट्स में फीमेल गैमेट्स है ना वो क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। तो आपने याद रखना है कि प्लांट्स के जो मेल गैमीट्स हैं वो क्या है, पोलन्स हैं, और जो प्लांट के फीमेल गैमीट्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास ओव्यूल्स होते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ना मेल और फीमेल गैमीट्स की कोई फ्यूजन नहीं होती। नॉर्मली ह्यूमंस में भी जो रिप्रोडक्शन होती है वो कौन सी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। यानी उसके अंदर क्या होता है कि जो मेल होता है, यानी एक मेल और फीमेल दोनों के जो सेल्स है वो मिलते हैं, गैमीट्स मिलते हैं, और उससे एक नया जो है वो जाइगोट बन जाता है, सही है। और फिर वो जाइगोट आगे एक न्यू बेबी बनाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर ना दो टाइप्स की रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है कि कोई भी मेल और फीमेल गैमीट्स की फ्यूजन नहीं होती, ये प्रोसेस इसमें नहीं होता, मेल और फीमेल गैमीट्स नहीं मिलते, बल्कि एक ही सिंगल प्लांट जो है ना उसके अंदर रिप्रोडक्शन हो जाती है। वो किस प्रोसेस से होती है वो हम आगे चल के इसमें डिस्कस करेंगे। यानी कि इसके अंदर जो है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट्स की कोई फ्यूजन, कोई उनकी जॉइनिंग नहीं होती। फ्यूजन क्या होता है, यानी कि एक ये चीज है ना और एक ये है, ये दोनों आपस में मिलके एक ही नई चीज बना देंगे, उसको हम कहते हैं फ्यूजन। यानी दो चीजों का मिलके एक नई चीज बना देना, फ्यूजन, उनका मिलना, फ्यूज करना आपस में। तो इसमें कोई फ्यूजन नहीं होती, और इसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग यानी जो जनरेशन, जो मतलब आगे जो बच्चा जो बनता है प्लांट का, वो क्या होता है, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। यानी वो हर तरह से अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलर होता है, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। तो इसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म मतलब बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा होता है। जेनेटिकली उसमें हर चीज सेम है, जैसे डीएनए सेम है, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, हाइट, सब चीजें सेम होंगी। क्यों सेम होंगी? क्योंकि देखिए ना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हमने माइटोसिस मियोसिस वाले में भी देखा है चैप्टर में, कि उसमें क्या होता है कि जब मेल, फॉर एग्जांपल एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट मिले, तो मेल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ डिफरेंट थी, फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी उसके अंदर कुछ डिफरेंट थी। तो ये जब वो दोनों मिल के एक नई चीज बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उस नई चीज के अंदर कुछ मेल की यानी फादर की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, कुछ मदर की। जैसे अब हम लोग हैं, हम ना तो बिल्कुल सिमिलर अपने फादर की तरह है, ना सिमिलर मदर की तरह। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर की हैं, कुछ मदर की हैं, और कुछ हमारी अपनी है। यानी चेंजिंग्स है ना, वेरिएशंस है। अच्छा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही पेरेंट
पेरेंट्स से बन रहे हैं, यानी 2 पेरेंट्स से मिल के वो नहीं बन रहा, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स के फ्यूजन से उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रही, बल्कि एक ही प्लांट था, उसने बिल्कुल अपने जैसा एक नया प्लांट बना दिया। समझ आ रही है? तो जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिजम्स बनते हैं ना, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की कॉपी होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेम इसके ऑपोजिट हो जाएगा कि मेल और फीमेल गैमेट्स यानी पोलन ओव्यूल्स, जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स उनकी फ्यूजन होती है, उससे ज़ाइगोट बनता है, फिर उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। अब उसमें क्या हो जाता है, मिक्सिंग आ जाती है, मेल की भी और फीमेल की भी, सही है। अब उस मिक्सिंग की वजह से उनके अंदर क्या आती हैं, वेरिएशंस आ जाती हैं। वेरिएशंस हम क्या कहते हैं, चेंजिंग्स को कहते हैं। जैसे हमने मायोसिस में देखा था ना कि उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, दोनों के जो ये थे क्रोमोसोम, जैसे कि एक मेल का क्रोमोसोम था, एक फीमेल का क्रोमोसोम था, फिर एक पार्ट जो है वो मेल के क्रोमोसोम का फीमेल के क्रोमोसोम में चला जाता था और फीमेल के क्रोमोसोम का मेल के क्रोमोसोम में, ये एक्सचेंज हो जाते थे, क्रॉसिंग ओवर हो जाती थी इनकी। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेल की और फीमेल की मिक्स होके जो नया हमारे पास ज़ाइगोट बनता था ना, उसके अंदर मेल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीमेल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ उसकी अपनी न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती थी। तो एक नए किस्म का ऑर्गेनिज्म बनता है। यानी तो इस तरह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं ना, उसके अंदर फादर और मदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। इस वजह से उनके अंदर थोड़ी-सी वेरिएशंस आ जाती हैं, चेंजिंग्स आ जाती हैं, जैसे कि हाइट में चेंजिंग्स होगी, कुछ जो है वो शेप में ज़रा-सी चेंजिंग्स होगी। इस तरह से उनके अंदर क्या आ जाती है, वेरिएशंस। अभी हम इन सबको डिटेल से इनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इस चैप्टर में ना हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्लांट्स की कौन-सी एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, उसी की एक टाइप होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो 2 तरह की होती है, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है और एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। तो उन दोनों को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, आर्टिफिशियल को भी और नेचुरल को भी। अब आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन की टेक्निक्स होती हैं, जैसे स्टेम कटिंग है, ग्राफ्टिंग वगैरह है, वो सब इस चैप्टर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स आगे बताई हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को वो सारी टाइप्स एक-एक करके एक्सप्लेन करती हूँ, तो आपने उनको ध्यान से सुनना है और नोट करते जाना है अपने पास। अच्छा, अब हम एक-एक करके ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। 4 टाइप्स बताई हुई हैं, एक बाइनरी फिशन है, एक बडिंग, एक स्पोर फॉर्मेशन और एक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था, जिसमें जो है वो फ्यूजन नहीं हो रही मेल और फीमेल गैमेट्स की, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्वड होता है और जो उससे ऑफस्प्रिंग बनता है, वो अपने पेरेंट से क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, यानी अपने पेरेंट की बिल्कुल कॉपी, बिल्कुल सेम होता है। तो अब हम यहाँ पे ना इन टाइप्स में डिस्कस करेंगे कौन-कौन सी टाइप्स है, कैसे सिंगल पेरेंट जो है वो डिवाइड होके अपने आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनाता है बगैर किसी मेल और फीमेल की फ्यूजन के। अच्छा, सबसे पहली टाइप क्या है, बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2। बाइनरी हम कहते हैं 2 को, सही है ना। बाय जैसे होता है ना, बाय और नरी, बाइनरी का मतलब है 2। और फिशन जैसे मैंने आपको फ्यूजन बताया था ना कि एक फ्यूजन में क्या हो रहा था, यानी 2 चीजें मिल रही थी और उनके मिलने से एक नई चीज बनी थी, फ्यूज हो रही थी ना, आपस में मिल रही थी। फिशन क्या है, इसका उल्टा, यानी कि एक चीज जो है वो स्प्लिट हो जाएगी, दरमियान से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी और उसके टूटने से 2 नई चीजें बन जाएंगी। समझ आ रही है आपको बात की। फिशन कहते हैं टूटने को, स्प्लिट हो जाने को, टूट जाने को। तो बाइनरी फिशन का मतलब क्या हो गया कि किसी भी सेल का या किसी भी चीज का जो है, किसी मॉलिक्यूल का, किसी ऑर्गेनिज्म का डिवाइड हो जाना, स्प्लिट हो जाना, डिवाइड हो जाना, कितने कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। समझ आ रही है। स्प्लिट होके तो कितने भी पार्ट्स बन सकते हैं। जैसे फ्यूजन में जरूरत नहीं है 2 चीजें मिलके नई एक चीज बना, क्या पता 3 चीजें मिलके एक नई चीज बना रही हो, क्या पता 4 मिलके एक नई चीज बना रही हो। मतलब फ्यूजन का मतलब ये है कि जो है वो डिफरेंट छोटी-छोटी चीज़ें मिलेंगी और एक नई जो है वो चीज़ बना देंगी। लेकिन फिशन का मतलब क्या है कि एक चीज़ का स्प्लिट होकर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। अब वो कितने पार्ट्स हैं वो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इस प्रोसेस के अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बाइनरी फिशन मीन्स डिवीजन इंटू 2, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। ये एक मेथड है। यूजुअली जो है इसको ज़्यादातर इस मेथड को कौन यूज़ करते हैं अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, बैक्टीरियाज़ यूज़ करते हैं। ज़्यादातर कौन यूज़ करते हैं, बैक्टीरियाज़ यूज़ करते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे देखें प्रोसेस, इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, ये डायग्राम की आपने प्रैक्टिस करनी है। पेपर में आपके पास ये जो बाइनरी फिशन का क्वेश्चन है ना, ये पेपर में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आना है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और शॉर्ट में इस तरह से भी आ सकता है कि डिस्कस द बाइनरी फिशन ऑफ बैक्टीरिया, या फिर नीचे प्रोटिस्ट का बताया हुआ है ना, तो डिस्कस द बाइनरी फिशन ऑफ प्रोटिस्ट। इस तरह से शॉर्ट भी आ सकता है आपके पास, बैक्टीरिया या प्रोटिस्ट में से किसी एक का पूछ सकते हैं, या पूरे बाइनरी फिशन पे लॉन्ग जो है वो नोट लिखने के लिए भी आ सकता है। तो आपने डायग्राम्स की बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा देखिए, अब ये हमारे
पास पेरेंट बैक्टीरिया उन्होंने बनाया। स्ट्रक्चर ही बड़ा ईज़ी है, आपने इस तरह से करके ना एक वो बनानी है, यूँ करके ये सेल मेम्ब्रेन और उसके बाहर एक सेल वॉल बना देनी है और उसके अंदर ये इसका डीएनए का मॉलिक्यूल है। बैक्टीरिया के अंदर कोई वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेज़ेंट नहीं होता। बैक्टीरिया क्या है? एक प्रोकैरियोट है ना। प्रोकैरियोट्स का क्या मतलब होता था? प्रो मीन्स जो है वो पुराने यानी और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, इनके अंदर जो है वो वेल डेवलप्ड या प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता था प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, इसके अंदर कोई वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, इसके अंदर ये डीएनए प्रेजेंट है। तो सबसे पहले स्टेप में देखें क्या होगा कि इसके डीएनए रेप्लिकेट होगी, यानी डीएनए ने अपनी क्या बना दी, कॉपी बना दी। क्योंकि जब भी किसी सेल ने डिवाइड होना है तो जाहिर है उसके जो अंदर का ये मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल खास तौर पे, उसने तो अपने जो है वो सबसे पहले डिवाइड होना है, उसके बाद ही सेल डिवाइड होता है। तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है यहाँ पे? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जिसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन होती है ना, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ जाती है। अच्छा, अब ये देखो इसका जो पेरेंट है डीएनए का, यानी पेरेंट बैक्टीरियम का जो डीएनए था वो डिवाइड हो गया इसके अंदर सबसे पहले और 2 बैक्टीरिया बन गए। उसने बैक्टीरिया ने अपनी कॉपी बना सॉरी डीएनए ने अपनी कॉपी बना दी। सही है, अब 2 डीएनएज़ ये बन रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों डीएनए बनने के बाद एक डीएनए एक साइड पे चला गया और दूसरा जो है वो दूसरी साइड पे चला गया। एक जो है वो एक हाफ से मतलब एक बनने के बाद इस लेफ्ट साइड पे चला गया और एक राइट साइड पे। और उसके बाद क्या हो गया, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये जो अंदर वाली लेयर है, अंदर वाली लेयर को आपने ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने इसकी आउटसाइड जो सेल वॉल है उसको एज इट इज रखना है। हमने 2 लेयर्स बनाई थी ना, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है। तो आपने सेल वॉल को एज इट इज बनाना है जब इसकी डायग्राम बनानी है, और जो सेल मेम्ब्रेन है ना उसको ऐसे अंदर की तरफ क्या कर देना है, पिंच कर देना है। यानी ये शो करना है कि सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जो है वो जाने लग गया इस तरह। और एक जो है हमारे पास डीएनए इस साइड पे आ गया और एक डीएनए जो है वो इस साइड पे। इस तरह से आपने इसकी बड़ी इजी सी डायग्राम है। लेकिन आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेल वॉल को आपने अंदर नहीं लेके जाना, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को शो करना है कि सेल मेम्ब्रेन अब जो है वो भी पिंच होने लगी, यानी अंदर की तरफ जाने लगी है। अब क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन डिवाइड हो जाएगी और सेल मेम्ब्रेन के डिवाइड होने के बाद देखो ना, ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ जाते-जाते यहाँ से डिवाइड हो जाएगी। ये 2 पार्ट्स में हो जाएगा और उसके बाद सेल वॉल भी जो है वो यहाँ पे एक न्यू सेल वॉल भी डेवलप हो जाएगी और ये 2 जो है वो डॉटर बैक्टीरियम में डिवाइड हो जाएँगे। अब देखिए बिल्कुल जैसा पेरेंट बैक्टीरिया था एज़ इट इज़ सेम जो है ये 2 डॉटर बैक्टीरिया बन चुके हैं, डॉटर बैक्टीरिया, और अब ये भी थोड़ा-सा ग्रो होके पेरेंट बैक्टीरिया के साइज़ के बनेंगे। अभी तो ये दोनों थोड़े छोटे हैं ना सेल्स, देखिए इसके कंपैरिज़न में ये सेल्स थोड़े से छोटे हैं। अब ये थोड़ा ग्रो करेंगे और बिल्कुल सेम पेरेंट बैक्टीरिया के साइज के बन जाएँगे। तो ये एज़ इट इज़ आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं, बिल्कुल कॉपी। ज़रा-सा भी इसके अंदर जो है वो डिफरेंस नहीं होता। तो देखिए, सबसे पहले बाइनरी फिजन का स्टेप क्या है, बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करेगा, यानी वो अपनी कॉपी बनाएगा। उसके बाद जो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, यानी जो अब 2 एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 बन चुके हैं ना, तो जब 2 बनते हैं तो हम उसे डॉटर सेल्स कहते हैं। जब माइटोसिस में भी हमने देखा था कि एक सेल डिवाइड होके जब 2 सेल्स बनाता था, तो हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास जो है वो पेरेंट सेल है और ये दोनों क्या है, ये हमारे पास दोनों डॉटर सेल्स हैं। इसी तरह से ये हमारे पास पेरेंट डीएनए था और इससे डिवाइड होके जो 2 डीएनए बने हैं वो डॉटर डीएनए। तो जो दोनों डॉटर डीएनएज़ है ना, वो ऑपोजिट साइड्स पे यानी मुख्तलिफ साइड्स पे चले जाएंगे, एक लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, एक राइट साइड पे चला जाएगा। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन पिंच इन हो जाएगी। पिंच इन का क्या मतलब है कि अंदर की तरफ जो है वो पिंच होने लग जाएगी, स्क्वीज होने लग जाएगी अंदर की तरफ ना, जैसे यूं निचड़ के कोई चीज अंदर की तरफ यूं जाने लग जाती है, ऐसे ही अंदर की तरफ बीच से ना अंदर की तरफ यूं जाने लग जाएगी सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाद जो है वो सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होगी और फिर सेल वॉल भी उसके दरमियान एक नई सेल वॉल मिडल में बन जाएगी, यानी ये जो मिडल वाली जगह है ना, यहाँ पे एक न्यू सेल वॉल जो है वो जनरेट हो जाएगी और इस तरह से 2 नए आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, आइडेंटिकल क्या, एज इट इज एग्जैक्ट कॉपी जो होती है ना उसे हम कहते हैं आइडेंटिकल। तो पेरेंट सेल की, पेरेंट बैक्टीरिया की एज इट इज आइडेंटिकल कॉपी जो है वो हमारे पास बन जाएगी। अब आगे प्रोटिस्ट को देख लें। प्रोटिस्ट का भी बड़ा सिंपल है। वो कह रहे हैं प्रोटिस्ट, सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए प्रोटिस्ट होते क्या हैं। क्योंकि हमने बायोडायवर्सिटी वाले चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़े थे हमने प्रोटिस्ट, जिसमें हमने किंगडम्स पढ़े थे कि सबसे पहले 2 किंगडम्स में जो है ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया था। एक किंगडम प्लांटी था और एक किंगडम हमारे पास क्या था, एनिमेलिया था। अच्छा, लेकिन उस वक्त साइंटिस्ट इसलिए कंफ्यूज हुए थे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनके अंदर प्लांट की भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जिनके अंदर एनिमल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए एक तीसरा किंगडम बनाया गया था जो कि क्या था, किंगडम प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन प्रोटिस्टा क्या है, मोस्टली इसके अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं।
एनी सेल तो इनके अंदर भी एक ही है, सिंगल सेल है। जो होते हैं ना मल्टी सेलुलर, वो थोड़े से डेवलप्ड होते हैं, जिनके तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, फिर उनके अंदर आगे चल के जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस भी होते हैं। लेकिन जो यूनिसेलुलर होते हैं ना, वो बड़े सिंपल होते हैं, वो ज्यादातर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी उनके अंदर एक ही सेल होते हैं, उनके अंदर ज्यादा सेल्स नहीं होती, ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होती, ज्यादा उनके अंदर जो है ना वो आगे प्रोसेसेस नहीं डेवलप हुए हुए होते इस तरह ज्यादा जो है बेटर रिप्रोडक्शन के। तो वो इसी तरह ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आपने ये बात भी ज़्यादातर ध्यान में रखनी है कि ज़्यादातर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है। अच्छा, अब प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखें कि ये यूकैरियोट है, ये प्रोकैरियोट नहीं है, यानी इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है। सही है ना? इसका न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड है। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स भी तो यूकैरियोट्स है ना? तो ये भी एक यूकैरियोट है, इसके अंदर प्लांट्स की, एनिमल्स की, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है और इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। अब प्रोटिस्टा में क्या-क्या एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं, अमीबा और यूग्लिना। अगर आपसे अमीबा या यूग्लिना की पूछे ना बडिंग, वो सॉरी बाइनरी फिशन या प्रोटिस्टा की पूछे, तीनों में से जो भी पूछे आपने ये वाला प्रोसेस लिखना है, ये वाला पैराग्राफ लिखना है, अगर शॉर्ट आ जाए। और अगर बैक्टीरिया की पूछे तो आपने ऊपर वाला पैराग्राफ लिख के और ऊपर वाली डायग्राम बना देनी है, समझ आ रही है? और बाइनरी फिशन की जो डेफिनेशन है, डिवीजन इनटू 2, वो तो आप दोनों में ही लिख सकते हैं ना, क्योंकि बाइनरी फिशन की तो डेफिनेशन दोनों के लिए यूज हो सकती है। अच्छा, लेकिन अगर सिर्फ बाइनरी फिशन पे नोट है, तब आपने फिर बैक्टीरिया की बाइनरी फिशन पे भी नोट लिखना है और प्रोटिस्टा की भी अलग अलग हेडिंग बना लीजिएगा, दोनों की ना हेडिंग्स बना के अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब देखिए, जो हमारे पास बैक्टीरिया था, उसके अंदर तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं था, उसके अंदर तो बस सिंपल ऐसे डीएनए प्रेजेंट होता है। तो उसका तो डीएनए डिवाइड हो गया, अब इसके अंदर तो न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाएगी 2 में। ये इसको हम क्या कहते हैं, कैरियोलाइसिस, जो हमने मायोसिस में भी पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस था, कैरियन किसको कहते हैं, न्यूक्लियस को, लाइसिस कहते हैं डिवीजन को। अच्छा, न्यूक्लियस जो है सबसे पहले पेरेंट का वो 2 में डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद सिंपल जैसे साइटोप्लाज्म डिवाइड होते हैं ना, वैसे डिवीजन हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर देखिए ना, वो नहीं है, सेल मेम्ब्रेन ही है ना, सेल वॉल तो इसके अंदर नहीं प्रेजेंट, इसके अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। इस तरह से आपने अमीबा का स्ट्रक्चर बना देना, अमीबा का स्ट्रक्चर बनाना बड़ा ईजी है, आपने ऐसे रैंडम सा कुछ भी ऐसे स्ट्रक्चर सा बना देना अमीबा का, बीच में आपने एक न्यूक्लियस बना देना है, सही है। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये देखिए, ये 2 में डिवाइड हो गया, ये न्यूक्लियस 2 में डिवाइड होने के बाद तीसरा प्रोसेस क्या था, उसके भी पहले स्टेप में जो थे वो डीएनए डिवाइड हुआ था और उसके बाद वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ चला गया था। इसमें भी ऐसे होगा, न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो गया, एक न्यूक्लियस इस तरफ चला गया, एक न्यूक्लियस इस तरफ चला गया। उसके बाद सिंपल ये जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, जो कि जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेलीज वगैरह प्रेजेंट होती है, सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाएगा, यानी हाफ साइटोप्लाज्म इधर, हाफ साइटोप्लाज्म इधर। ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है ना, जैसे उसकी सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच होगी, तो इसकी भी देखिए, ये यहाँ से ना अंदर की तरफ पिंच होना शुरू हो गई है सेल मेम्ब्रेन, ये अंदर की तरफ यहाँ से यूं स्क्वीज हो रही है और यहाँ पे ये हो चुकी हुई है स्क्वीज अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ से जो है वो स्क्वीज होते होते इस जगह से डिवाइड हो जाएगी और 2 नए डॉटर सेल्स बन जाएंगे, जो बिल्कुल पेरेंट सेल से आइडेंटिकल 2 डॉटर सेल्स है। देखिए, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगी। यहाँ पे उन्होंने सेल मेम्ब्रेन को मेंशन नहीं किया, लेकिन सेल मेम्ब्रेन भी जो है वो इसकी पिंच हो रही है, पिंच इन जैसे ऊपर हुई थी बैक्टीरिया की। और सेल मेम्ब्रेन सेंटर से 2 में डिवाइड हो जाएगी, सेल वॉल तो इसमें है नहीं वैसे भी। तो सिंपली जो है वो 2 डॉटर अमीबा बन जाएँगे, एक पेरेंट अमीबा से बिल्कुल आइडेंटिकल 2 डॉटर अमीबास बन जाएँगे। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं कि जो कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे कि प्लैनेरियंस है, प्लैनेरियंस भी क्या है, फ्लैटवर्म्स होते हैं प्लैनेरियंस, जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं फ्लैटवर्म्स ना। अच्छा, इनकी जो बॉडी है ना, ये भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, ये भी, और किस प्रोसेस से करते हैं, बाइनरी फिशन से, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो रीजनरेट करती है क्विकली। तो क्या होता है कि ये सेंटर से इसी तरह से स्प्लिट हो जाते हैं और स्प्लिट होके ना, मतलब ऐसे होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लैनेरियन है, किस तरह से ये एक फ्लैट वर्म है, ये क्या करेंगे, ये एक ऑर्गेनिज्म इस तरह से होता है ना, फ्लैट वर्म से ये अर्थ के ऊपर होते हैं और फ्रेश वाटर में होते हैं। जब ये क्या करते हैं, सेंटर से ना 2 में डिवाइड हो जाएंगे। अब हेड एक तरफ चला गया, टेल एक तरफ चलेगी है इसकी, लेकिन इनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये रीजनरेट कर सकते हैं, यानी इनका एक पार्ट भी होगा ना कहीं पे, तो वो फौरन से रीजनरेट होकर 2 नए पार्ट्स बना देगा। तब क्या होता है, ये जो हेड है ना, ये रीजनरेट करके खुद, जैसे ये हेड एक तरफ चला गया इसका और टेल एक तरफ चली गई। अब क्या होगा कि हेड जो है ना वो कुछ देर बाद रीजनरेट करके और टेल बना लेगा, और जो टेल है ना वो भी रीजनरेट करके खुद को सेल्स जो है वो बना के, हमने माइटोसिस मियोसिस में रीजनरेशन का प्रोसेस पढ़ा था कि कोई एक पार्ट, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उनके पास एक पार्ट भी हो ना, तो वो रीजनरेट करके पूरा नया पार्ट अपना बना देते। तो ये जो टेल थी वो भी रीजनरेट करके नया हेड बना लेगी साथ। तो इस तरह से ये देखें ना, एक ऑर्गेनिज्म से 2 नए ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। अब जो सेकंड हमारे पास टाइप है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो क्या है, बडिंग। बडिंग क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म है ना,
कैसे ये हाइड्रा एक ऑर्गेनिज़्म होता है, कुछ यीस्ट होते हैं इस तरह। अब क्या होता है इसके ऊपर ना, इसके किसी पार्ट के ऊपर एक ऐसे यूँ उभार-सा बनाएगा, सही है? एक उभार-सा बन जाता है इसके इस हिस्से के ऊपर ना यूँ, जैसे हम आप समझ जैसे हमारे फेस के ऊपर पिंपल निकल आता है ना, दाना निकल आता है, एक उभार-सा बन जाता है। जब फेस में कोई पिंपल निकलता है, बड़ा-सा कोई दाना निकलता है या कहीं पे भी हाथ पे, कहीं पे जब बड़ा-सा कोई दाना निकलता है तो एक उभार बन जाता है। इसी तरह इनकी बॉडी के ऊपर भी ना इस तरह वो उभार की फॉर्म में बन जाता है। लेकिन वो क्या करता है, वो आहिस्ता-आहिस्ता ना ग्रो करना शुरू कर देता है। ऊपर की तरफ वो यूँ ग्रो होता जाता है। ग्रो होता जाता है, ग्रो होता जाता है और थोड़ा टाइम ग्रो होने की वजह से वो इसी प्लांट से न्यूट्रिशन वगैरह ले रहे होते हैं ना, ये तब होता है जब प्लांट के पास अच्छी न्यूट्रिशन भी प्रेज़ेंट हो उस प्लांट के पास, कि वो एक नई इस चीज़ को भी स सप्लाई कर सके ना, न्यूट्रिशन, फूड, वाटर सब चीज़ें। ये फिर इसी के ऊपर ग्रो करता रहता है जब तक थोड़ा-सा ये सेट स्टेबल हो जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, जब इस काबिल हो जाए कि अब ये खुद जो है वो अपने आप को अकेला सँभाल सकता है, ये फिर यहाँ से ना सेपरेट हो जाता है। अब ये प्लांट एज़ इट इज़ रह गया, ये सेपरेट होके यहाँ पे साइड पे आ गया और अब ये भी कुछ टाइम बाद खुद को ग्रो करके बिल्कुल सेम टू सेम इस प्लांट की तरह एक नया प्लांट बना लेगा। तो इसको हम कहते हैं बड, यानी एक प्लांट से जो है वो ऊपर उभार सा बना और उस वो सेपरेट हो गया और सेपरेट होके उसने एक नया ऑर्गेनिज्म बना लिया। अब जैसे बाइनरी फिशन हमने देखा ना, बैक्टीरियाज में देखी, प्रोटिस्ट में देखी। अब बडिंग जो है, ज्यादातर कौन से ऑर्गेनिजम्स बडिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं? यीस्ट। यीस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंगस है। फंगस जैसे एक फंगस होते हैं, जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे-छोटे, जो जैसे किसी भी चीज़, पुरानी चीज़ के ऊपर एक उल्ली सी लग जाती है तो हम कहते हैं इसके ऊपर फंगस लग गई है, इसको हम कहते हैं फंगस। तो फंगस के एक टाइप होते हैं यीस्ट, ये एक यूनिसेलुलर फंगस होते हैं। यीस्ट जो है ना वो ज़्यादातर बाय बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। अब बडिंग के दौरान क्या होता है, ये मैंने आपको अभी बताया है कि पेरेंट जो है ना ऑर्गेनिज्म, उसके एक पार्ट, उसके ऊपर क्या आ जाती है, एक आउट ग्रोथ आ जाती है, यानी उसकी बॉडी के ऊपर ही एक पार्ट यूँ ग्रो करने लग जाते हैं पेरेंट के ऊपर। अब उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? बड। जैसे इसके ऊपर ये जो आउटग्रोथ है ना, ये जो बन रही है, इसको हम कहते हैं बड कहते हैं। अब जब ये बड जो है वो इतनी बड़ी हो जाती है कि खुद को जैसे एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म के तौर पे संभाल सके, तो ये क्या करती है, ये पेरेंट की बॉडी से सेपरेट हो जाती है। और सेपरेट मतलब इसके, अच्छा यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि ये दो तरीके, या तो वो सेपरेट भी हो सकती है या फिर कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जो पेरेंट की बॉडी के ऊपर ही ग्रो करती रहती हैं, यानी वो इसी के साथ अटैच रहती है। वो सेपरेट होकर एक नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनाती, बल्कि वो इसी के ऊपर अटैच होती है, ग्रो करती रहती है। फिर इसी बड से एक नई बड निकल आती है, वो ग्रो करती जाती है, इस तरह से वो इसी के ऊपर ग्रो करती रहती है। 2 प्रोसेस हैं, कुछ ऑर्गेनिज़म्स में वो सेपरेट भी हो जाती हैं और कुछ में जो है वो पेरेंट की बॉडी के साथ अटैच्ड भी रहती है। मैं आपको ना दोनों पिक्चर्स शो करती हूँ। जो सेपरेट हो जाती है वो पिक्चर मैं यहाँ पे हाइड्रा की अटैच करती हूँ और जो अटैच रहती है वो भी आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे उन्होंने खुद शो की हुई है। अच्छा देखिए, कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि हाइड्रा है। हाइड्रा क्या होता है? वाटर के अंदर रहता है ये ऑर्गेनिज़्म। ये भी बडिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हाइड्रा की जो बॉडी है उसके ऊपर बड ग्रो कर रही है और ये जो बड है ना, ये फिर क्या करेगी, यहाँ से इसकी बॉडी से सेपरेट हो जाएगी और सेपरेट होके ये खुद एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगी। अब ये जो यीस्ट की डायग्राम है ना, इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन यीस्ट। इस तरह से आपके पास शॉर्ट आता है, तो आपने भी यीस्ट की बडिंग बतानी होती है। तो आपने वो पहले पिछला बडिंग वाला पैराग्राफ लिखना और साथ आपने ये डायग्राम बना देनी है। देखिए ये यीस्ट एक ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, क्योंकि ज़ाहिर है न्यूक्लियस ने ही तो जो है वो एक कंट्रोल सेंटर होते हैं। न्यूक्लियस तो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियस का डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। अब ये इसके ऊपर एक आउट ग्रोथ ये नज़र आ रही है, ये पहले ऑर्गेनिज्म ऐसा था। अब इसके ऊपर ये बड बन गई है, ये जो आउटग्रोथ है ना इसको हम बड कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है ना, तो क्या होगा, एक पार्ट न्यूक्लियस का जो 2 डॉटर न्यूक्लियस बनेंगे, एक न्यूक्लियस इसी के अंदर आ जाएगा और एक न्यूक्लियस जो वो इस बड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक बड बन जाएगी, एक नई बड बन जाएगी। और अब ये देखें, इस बड की ये बड साथ अटैच ही है, ये बड सेपरेट नहीं हुई इसके ऊपर से। वरना कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसे भी होता है कि ये बड जो है ये सेपरेट होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना ले, लेकिन यहाँ पे ये बड सेपरेट नहीं हुई, ये बड इसी के ऊपर अटैच और इसी बड ने एक नई बड भी बना दी है। और यहाँ पे देखेंगे एक और बड भी बन रही है। इस तरह से इसके ऊपर ये बड्स बनती है और ये आउटग्रोथ होती है और नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, जो बिल्कुल पेरेंट से क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, इसकी आइडेंटिकल कॉपी होती है, बिल्कुल इसकी तरह सेम होते हैं। अच्छा, अब जो थर्ड टाइप है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। आपने कभी देखा है आपके घर में जो ब्रेड होती है, अगर वो कभी पुरानी ब्रेड हो, जैसे थोड़ा टाइम हो गया उसको पड़े हुए, या वो फ्रिज में पड़ी हुई है काफी टाइम से, तो उसके ऊपर इस तरह से एक फंगस लग जाती है, खराब हो जाती है, वो फंगस सी लग जाती है उसके ऊपर। देखा तो सबने बहुत दफा देखा, लेकिन कभी आपने सोचा कि ये फंगस है क्या, ये कहाँ से आई, ये क्या स्ट्रक्चर है, ये क्या चीज है, ये कैसे बनी है?
अगर उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाए ना उस ब्रेड को, ये आपको वो ब्रेड ही दिखाई गई है यहाँ पे। माइक्रोस्कोप में अगर उसको क्लोज़ से देखें ना, तो उसके ऊपर इस तरह से ये बल्ब्स से बने होते हैं। उसके ऊपर ना ये जो फंगस, ये जो ग्रीन-ग्रीन ग्रो हुई हुई होती है, ये क्या होते हैं? ये इस तरह के ये बल्ब्स बने होते हैं उसके ऊपर। इन बल्ब्स को हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम कहते हैं या स्पोरेंजिया कहते हैं, सही है? एक हो तो स्पोरेंजियम कहते हैं, जब इन सब की बात करेंगे, प्लूरल की बात करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया कहते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, इसको अगर आप क्लोज़ से देखें ना, तो ये इस तरह से ये बल्ब यूँ जैसे ये इसके ऊपर यूँ ग्रो हुई हुई है ना इस तरह से ये बल्ब, और इसके अंदर ये बहुत सारे छोटे-छोटे से स्पोर्स प्रेज़ेंट होते हैं, सही है? ये पूरा स्पोर्स से भरा हुआ होता है ये बल्ब, और जब भी ये बल्ब जो है, यानी ये जो स्पोरेंजिया है, ये खुलता है या फूटता है, तो इसके अंदर से बहुत सारे स्पोर्स निकलते हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं? बहुत सारे स्पोर्स निकल आते हैं। और ये स्पोर्स क्या होते हैं, ये इस फंगस के ना, हम इसको कह सकते हैं कि फंगस के सीड्स होते हैं, यानी फंगस के बीज होते हैं, फंगस के सीड्स होते हैं। जैसे एक प्लांट के सीड्स होते हैं ना, जब हम उसको ज़मीन में लगाते हैं तो नया प्लांट उगाता है, इसी तरह ये हर सीड जो है, जब भी ये उगता है, तो एक नया नया मतलब एक नया फंगस उगता है उसके ऊपर से, यानी स्पोर से ना एक नया वो जर्मिनेट होता है, समझ आ रही है? ये इसी तरह से इस फंगस के सीड्स होते हैं। तो ये चीज़ होती है जो हमें उस खराब ब्रेड के ऊपर नज़र आती है, जो हमें फंगस जिसको हम कहते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोप में देखें तो वो ये होते हैं, और इसको हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स क्या होते हैं? थिक वॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। यानी ये जो इस स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट है ना, ये हर जो स्पोर है ना, वो एक थिक वॉल्ड है, यानी इसके इर्द-गिर्द बहुत थिक वॉल्स हैं। ये हर स्पोर के इर्द-गिर्द जो वॉल है ना, वो बहुत ज़्यादा थिक है। और दूसरी बात ये है कि ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। मैंने आपको बताया ये फंगस के सीड्स हैं, यानी इस हर सीड से एक नई फंगस ग्रो कर सकती है। तो ये क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, यानी ये उसकी रिप्रोडक्शन करवाने वाले सेल्स हैं। और कौन-सी रिप्रोडक्शन करा रहे हैं? ज़ाहिर-सी बात है, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इसमें कोई मेल और फीमेल गैमीट्स की फ्यूजन नहीं हो रही, एक ही प्लांट है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, जो अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स बनाता जा रहे हैं। अच्छा, अब बहुत सारे फंजाई हैं जो भी हमने यहाँ पे देख लिया, जैसे कि राइजोपस है, जो कि एक ब्रेड मोल्ड है, यानी कि ब्रेड के ऊपर उगने वाला ना ये फंजाई होता है। राइजोपस जो है, ये एक ऐसी फंगस होती है जो खराब ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है। तो मोस्टली जो है वो ऐसे जो फंगस है जो खराब, जैसे अब हमने पीछे एक फंगस देखी थी जिसमें हमने यीस्ट को देखा था, जो बडिंग से ग्रो करता है। यहाँ पे हम ये ऐसी फंगस देख रहे हैं जो कि क्या है? राइजोपस है, एक फंगस जो ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है, ब्रेड मोल्ड्स के ऊपर, खराब ब्रेड के ऊपर, वो किस तरह ग्रो करती है? स्पोर फॉर्मेशन से। अच्छा, अब इसके अंदर एक सैक लाइक, सैक क्या होता है? थैली की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, सही है? जिसको हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया कहते हैं। ये हमने यहाँ पे देख लिया ना, ये स्पोरेंजिया, जो कि एक थैले की तरह का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर जो स्पोर्स से भरा हुआ है पूरा स्ट्रक्चर, और एक होगा तो स्पोरेंजियम कहते हैं, ज्यादा होगा तो स्पोरेंजिया। और जब भी स्पोर्स मिच्योर हो जाते हैं, यानी इसके अंदर पहले तो इसके अंदर स्पोर्स जो हैं वो ग्रो करते रहेंगे, अंदर ही अंदर स्पोर्स बनते जाएँगे, ये पूरा थैला स्पोर्स से भरा होगा, ये पूरा सैक। और जैसे ही इसके अंदर के स्पोर्स इतने मैच्योर हो जाएँगे कि वो स्पोर एक नया ऑर्गेनिज़्म बनाने के काबिल हो जाते हैं, ये बर्स्ट हो जाते हैं, यानी ये फूट जाता है, फट जाता है ये थैला जो है वो पूरा ये सैक, और इसके अंदर से सारे स्पोर्स, ये देखिए यहाँ पे ये बर्स्ट हो चुके हैं, ये फट चुके हैं, और इसके अंदर से ये सारे स्पोर्स जो हैं वो बाहर की तरफ क्या हो जाते हैं? रिलीज़ होने लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही रिलीज़ होता है जैसे हवा में कोई पाउडर नहीं रिलीज़ कर देते, हम कोई स्प्रे करते हैं हवा में, तो उसके पार्टिकल्स जिस तरह से हवा में रिलीज़ हो जाते हैं, इस तरह ये पूरे जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं, और जहाँ-जहाँ ये गिरते हैं वहाँ से एक नया ऑर्गेनिज़्म ग्रो करने लग जाता है। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं कि स्पोर्स जो हैं वो किसी भी फेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं। अनफेवरेबल क्या होता है? फेवरेबल होता है ना किसी के हक में होना, किसी के फेवर में होता है, और अनफेवरेबल किसी के हक में ना होना। यानी ऐसी कंडीशंस जो इनके हक में नहीं है, यानी इनके लिए अच्छी नहीं है, जैसे कि ज़्यादा हीट, ज़्यादा टेम्परेचर, या कम टेम्परेचर हो गया बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया है, कोल्ड एरिया, क्योंकि ना आपको पता है ये जो उल्ली लगती है, फंगस लगती है किसी भी चीज़ को, ब्रेड वगैरह को, वो ज़्यादातर लगती है जब वो किसी मॉइस्ट एरिया में पड़ा हो, यानी नमी वाले एरिया में। जब वो किसी बहुत खुश्क एरिया में पड़ा होता है ना, तब ये फंगस नहीं लगती। सही है? तो ड्राई एरिया जो है वो इनके लिए अनफेवरेबल है। मॉइस्ट जो एनवायरनमेंट होता है ना, नमी वाला एनवायरनमेंट, वहाँ पे ये बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है ना, जहाँ पे ये ग्रो नहीं कर पाते, यानी ऐसी जो कंडीशंस है, उसमें क्या होता है कि लेकिन ये उस कंडीशन को भी टॉलरेट कर लेते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? अभी हमने ऊपर देखा कि स्पोर्स के इर्द-गिर्द थिक वॉल्स होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा थिक, मोटी वॉल्स होती हैं। तो इनकी इतनी थिक वॉल्स हैं इनके इर्द-गिर्द, जैसे ये एक स्पोर है ना, इसके इर्द-गिर्द ये जो वॉल बनी है, जो इसके इर्द-गिर्द ये जो इसको ये देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा बड़ा करके अगर इसको बना दूँ, ये पूरा स्पोर है। अब इसके ये अंदर पूरा ये भरा हुआ है, ये स्पोर है।
ये जो इसकी वॉल है ना बाहर वाली, ये बहुत थिक है, बहुत मोटी, बहुत चौड़ी है। इसकी वजह से क्या होता है कि अंदर का जो स्पोर है ना वो प्रोटेक्ट रखता है, बाहर जैसी भी एनवायरनमेंट है। लेकिन जब भी फेवरेबल कंडीशंस है, यानी ऐसी कंडीशंस जो इनके हक में है, जिस कंडीशन में ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, अच्छा फूड मिल रहा है, वहाँ पे इनको अच्छी लाइट मिल रही है, अच्छा टेम्परेचर, वहाँ पे ये क्या करते हैं, ये फ़ौरन से उगना शुरू कर देते हैं, जर्मिनेट होना शुरू कर देते हैं, उभरना, उगना, यह ग्रो करना शुरू कर देते हैं और नई फंगस बना देते हैं। समझ आ रही है आपको बात की? ये स्पोरेंजियम के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे अब आपने देखना है ब्रेड के ऊपर ये जो ग्रो कर होते हैं स्पोरेंजियम होता है। ये एक सैक है, पूरी थैली सी थैला से ये स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर स्पोर्स बन रहे होते हैं। जब भी स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं ना, ये स्पोरेंजियम बस्ट कर जाते हैं, देखिए ये फूट जाते हैं और नए स्पोर्स बन जाते हैं। अब स्पोर्स जो है ना इनके, ये हर स्पोर जो है ना वो एक नया फंगस बना सकते हैं, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने के काबिल है हर स्पोर। हर ये जो ढेर सारा आपको स्पोर्स नजर आ रहा है ना, हर स्पोर जो है वो एक नया फंगस बना सकते हैं। फंगस के सीड्स होते हैं। अच्छा, लेकिन अगर इनकी जो है कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, यानी ऐसी कंडीशंस नहीं है कि ये नया ऑर्गेनिज्म बना सके इनको प्रॉपर, ज़ाहिर है अब प्लांट ने भी जब ग्रो करना है तो उसको प्रॉपर सनलाइट चाहिए होती है ना, इस तरह से उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगर प्लांट को हम रख देंगे किसी बिल्कुल अंधेरे कमरे में तो वो भी तो मुरझा जाएगा, उसको कंडीशंस चाहिए ना ग्रो करने के लिए, तो इस तरह इसको भी कंडीशंस चाहिए। तो अगर कंडीशंस जो है वो इसके हक में नहीं होंगी, लिखते ये तब भी जो है वो, जैसे प्लांट को अगर हम रख देंगे इधर अंधेरे कमरे में काफी टाइम रखेंगे तो वो मुरझा जाएगा और गल सड़ के मर जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जो स्पोर है ना, इसके इर्द गिर्द इतनी थिक लेयर होती है कि जब तक कंडीशंस इनके हक में नहीं होती तब तक भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि इतनी थिक वॉल्स होती है। तब तक ये ज़िंदा तो रहते हैं लेकिन ये नया ऑर्गेनिज़्म नहीं बना पाते। लेकिन जैसे ही कंडीशंस इनके फेवरेबल आ जाती हैं, यानी कि जो है वो टेम्परेचर इनके मुताबिक आ गया, मॉइस्ट एनवायरनमेंट इनको मिल गया, प्रॉपर फूड मिल गया, जो कंडीशंस इनको चाहिए थी वो मिल गई, ये फ़ौरन नया ऑर्गेनिज़्म, नई फंगस बना देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है इनके जर्मिनेट होने का स्पोर्स के। अब आगे ना एंडोस्पोर्स के बारे में बताया हुआ, ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट आर एंडोस्पोर्स। कुछ बैक्टीरिया जो है ना वो क्या करते हैं, वो एंडोस्पोर्स बनाते हैं। अब एंडोस्पोर्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया का सेल है ना, ये एक बैक्टीरिया का सेल है, इस सेल के अंदर वो एंडोस्पोर बना देते हैं। सही है, एंडोस्पोर ये इस बैक्टीरिया के अंदर बनता है। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, इनसाइड बनता है। और ये स्पोर जो है ना वो बैक्टीरिया के, बाकी स्पोर्स तो भी हमने ये जो देखे हैं ये आउटसाइड बनने हैं ना, ये ऊपर, ये स्पोरेंजिया जो है ये ऊपर बन रहा है, बाहर की तरफ बन रहा है और स्पोर्स बाहर की तरफ रिलीज हो रहे हैं। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया की जो बॉडी है ना उसके अंदर ये ग्रो करती है, यानी बैक्टीरिया का जो सेल है उसके अंदर ये बनते हैं। और जो मोस्टली जो बैक्टीरिया का डीएनए वगैरह होता है ना, वो भी इसके अंदर ही ग्रो कर रहा होता है। ये कब बनाते हैं, जब बैक्टीरिया के अंदर बहुत अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं। बैक्टीरिया तब ये बनाते हैं एंडोस्पोर्स। अनफेवरेबल कंडीशंस का मतलब क्या है, यानी उसके इर्द-गिर्द जो है ना बहुत हाई टेम्परेचर हो जाएगा, यानी बैक्टीरिया को जो है ना वो डर होगा अपने डेथ का, यानी इतना ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा, या न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बैक्टीरिया किसी ऐसी एनवायरनमेंट में है जहाँ पे कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, उसको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, तो उस टाइम पे बैक्टीरिया क्या करते हैं, एंडोस्पोर्स बना देते हैं। स्पोर्स आपको पता है ना हर तरह की अनफेवरेबल कंडीशंस को सर्वाइव कर जाते हैं, और बैक्टीरिया का जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो भी इसके अंदर ही ग्रो कर रहा होता है। तो वो इस कंडीशन में एंडोस्पोर्स बना देते हैं, ऐसी कंडीशंस को जो है वो सर्वाइव करने के लिए। और स्पोर्स के इर्द-गिर्द तो बहुत थिक वॉल्स होती है, हमने अभी देखा वो हर तरह की अनफेवरेबल कंडीशंस को सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे वो ग्रो नहीं करते, वो जर्मिनेट नहीं करते, लेकिन वो खुद को उस टाइम पे जो है वो ज़िंदा रख सकते हैं, बस सर्वाइव कर सकते हैं। और जैसे ही उनको कंडीशंस दोबारा से अपने मुताबिक मिलती हैं, दोबारा से फेवरेबल मिलती हैं, तो फिर वो ग्रो करने लग जाते हैं, वो नए ऑर्गेनिज़म्स भी बनाने लग जाते हैं। इस तरह से स्पोर्स जो है वो करते हैं काम। अच्छा, अब क्या होगा कि जब बैक्टीरिया जो है वो अपने अंदर एंडोस्पोर्स बना लेंगे अनफेवरेबल कंडीशंस में, एंडोस्पोर्स उस कंडीशंस में जो है वो सर्वाइव कर जाएँगे, बचे रहेंगे। और अगर ओरिजिनल सेल जिसके अंदर एंडोस्पोर बना हुआ है, सही है, अब वो उस सेल पे तो डिपेंड करता है ना, क्या पता वो सेल बचा रहे, लेकिन क्या पता इतनी ज्यादा जो है वो बुरी कंडीशन है, एक्सट्रीम टेम्परेचर चल रहा है, बहुत न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो ओरिजिनल सेल की डेथ भी हो सकती है। तो अगर वो सेल जो है जिसके अंदर ये एंडोस्पोर बना है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये सेल खत्म भी हो गया, मर भी गया, तो एंडोस्पोर फिर भी सर्वाइव करता है। और सेल का जो डीएनए था, यानी उसका जो जेनेटिक मटेरियल था, वो तो वैसे ही एंडोस्पोर के अंदर था। तो जैसे ही कंडीशंस इंप्रूव करती हैं, सेल तो खत्म हो गया, सेल की डेथ हो चुकी है, लेकिन एंडोस्पोर जो है वो सर्वाइव कर रहा है। और जैसे ही कंडीशंस फिर से बेहतर होंगी, एंडोस्पोर तो आपको पता है, मैंने आपको बताया अनफेवरेबल कंडीशंस को सर्वाइव करता है, और जैसे इसको कंडीशंस फिर से सही वाली मिलती हैं तो वो उस टाइम पे दोबारा ग्रो करने लग जाता है। तो जैसे ही उसको कंडीशंस मिलेंगी बेहतर वाली, वो एंडोस्पोर ग्रो कर जाएगा। और बैक्टीरिया का डीएनए तो उसी के अंदर था, तो जब वो ग्रो करेगा तो दोबारा से सेम टू सेम नया बैक्टीरिया बना देगा। तो ये भी एक बैक्टीरिया का जो है वो मेथड है, जिसमें बैक्टीरिया क्या कर सकता है,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है किस टाइम पे, जब कंडीशंस अनफेवरेबल है, वरना तो बैक्टीरिया को भी हमने देखा था ना बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं। लेकिन एक प्रोसेस जो है वो उसका एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन भी है, और ये फॉर्मेशन वो तब करता है जब बैक्टीरिया की कंडीशंस बहुत अनफेवरेबल हो, यानी इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन हो जिनमें बैक्टीरिया का सर्वाइव करना या बचा रहना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए, तो वो ये करता है। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं कि जो इम्प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड कैन्स होते हैं, यानी ऐसे कैन जिनकी प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं की जाती। स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें ना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर भी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको स्टेरिलाइज किया जाता है। यानी एक एक पेशेंट पे वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो गए, उसके बाद उनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे और प्रेशर पे ना उनको हीट किया जाता है। हीट से तो बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं ना। तो स्टेरिलाइजेशन ना एक प्रोसेस होता है डिसइंफेक्शन, जिसमें सिर्फ हम जो है ना वो जर्म्स को किल कर देते हैं, डिसइंफेक्टेंट लगाए जाते हैं जैसे डेटोल वगैरह। उससे ना जर्म्स मर जाते हैं, लेकिन उनके जो स्पोर्स बने हुए होते हैं ना, इस तरह जैसे बैक्टीरिया, इसने अपने स्पोर्स बनाए हुए हैं, बैक्टीरिया तो मर गया, स्पोर तो नहीं ना मरा, उसका स्पोर तो हर तरह की कंडीशन को सर्वाइव करे। लेकिन स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें जो है वो बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं और उसके स्पोर्स भी किल हो जाते हैं। ये बड़ा हैवी प्रोसेस होता है जो स्पोर्स को भी खत्म कर देता है। अब देखो ना, जहाँ पे बैक्टीरिया किल भी हो गया वहां पे स्पोर्स एक नया बैक्टीरिया बन गया। अगर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी खाना है, उसको सिर्फ जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया से क्लीन कर दिया, आपको क्या पता उसके अंदर उसके स्पोर्स, और थोड़े टाइम बाद बैक्टीरिया तो खत्म हो गया लेकिन उसके स्पोर्स ग्रो कर जाएंगे, फिर से नया बैक्टीरिया बन जाएगा और फिर से आपका फूड जो या जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ऑपरेशन थिएटर के इंस्ट्रूमेंट्स, अगर उनको प्रॉपर जो है वो स्टेरलाइज ना किया जाए तो स्पोर्स तो उनके ऊपर रहेंगे, तो स्पोर्स फिर से जनरेट कर जो है वो ग्रो कर जाएंगे और फिर से बैक्टीरिया बना देंगे। तो स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत हाई टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दिया जाता है और प्रेशर दिया जाता है, तो उसमें इवन बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं, और बैक्टीरिया के अगर कोई स्पोर्स है ना तो वो भी जो है वो किल हो जाते हैं, दोनों चीज़ें खत्म हो जाती है। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे जो कैन्ड फूड्स हैं, यानी अक्सर फूड्स होते हैं ना बाहर की कंट्रीज़ में, ज़्यादातर फूड्स जो है वो कैन्ड फूड्स यूज़ किए जाते हैं, जो प्रिज़र्व किए जाते हैं। जैसे कि वो उसे मॉल्स वगैरह से मिलते हैं, सुपर स्टोर से, फिर इसके अंदर कैन के अंदर फूड को, जैसे पाइनएप्पल्स वगैरह डिफरेंट फ्रूट्स को प्रिजर्व किया हुआ होता है। अक्सर होता है किसी फूड का जो है वो सीजन चला गया है, लेकिन कैन में उसको प्रिजर्व किया हुआ होता है, स्ट्रॉबेरीज इस तरह के फूड्स को। तो ना अगर उस कैन फूड्स को अगर प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज ना किया जाए तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसके अंदर एंडोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और जब भी उसको थोड़ी बहुत कंडीशन फेवरेबल मिलती है तो वो एंडोस्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं और फिर से बैक्टीरिया बना देते हैं, वो फिर से टॉक्सिक हो जाता है। और अगर कोई भी वो फूड खाएगा तो उसको क्या हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, और इवन फूड पॉइजनिंग से डेथ भी हो सकती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 प्रोसेसेस को डिस्कस कर लिए स्पोर फॉर्मेशन तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को डिस्कस करेंगे, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की ना 2 टाइप्स है, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है और एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कहीं से भी कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स आपको साथ-साथ मिलती रहे।